चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 11 से फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ फिज़िकल वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे फिज़िक्स है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ फिज़िक्स, व्हाट इज़ अ साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व फाइन टू अप्लाई द फिज़िक्स और द साइंस फाइन, एंड सेकेंडली व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द फिज़िक्स, व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस एंड व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, पूरा उस डिटेलिंग में आपको वहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो इनिशियली पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में हैं पहले हम वो देखेंगे और हर एक पॉइंट्स आपको समझाएंगे। द वर्ड साइंस विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ब दैट इज साइंटिया मीन्स टू नो। ठीक है, वही वर्ड हमने संस्कृत में क्या पढ़ा है, विज्ञान। ठीक है, और अरेबिक में यही वर्ड क्या है, इल्म। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, अल्टीमेटली नॉलेज। ठीक है, तो जो हम साइंस बोलते हैं तो साइंस कहाँ से आया, साइंटिया वर्ड से। ठीक है, नाउ व्हाट इज साइंस, साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू स्टडी द नेचुरल फिनोमिना एंड इट इन्वॉल्व सर्टेन स्टेप्स। ठीक है, साइंस को हमें स्टडी करना है तो हम नेचुरल फिनोमिना से स्टडी करेंगे, उनका एक सिस्टमैटिक मेथड होता है। ठीक है, कि आज समझो कोई मुझे लॉ बनाना है तो डायरेक्टली लॉ नहीं बनता। ठीक है, उसके लिए हमें सिस्टमैटिक मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा एक चीज़ें याद रखनी है फाइन कि साइंस है क्या। ठीक है, साइंस एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है टू स्टडी द नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, उसमें स्टेप्स क्या हैं पहले हम समझेंगे। स्टेप्स 5 स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, वो 5 स्टेप्स कौन से हैं, फर्स्ट इज सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दूसरा है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, तीसरा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, देन फोर्थ वन इज़ अ मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, एंड प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थियरीज। अच्छा, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मतलब आज कोई भी चीज़ को हम स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ का सिस्टमैटिक आपको ऑब्जर्वेशन लेना है। ठीक है, वेरियस ऑब्जर्वेशंस, उनके कॉजेज़ क्या हैं, उनके सिम्टम्स क्या होंगे या उनकी रीजनिंग क्या होगी। राइट, तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन आपको पहले लेना है। ठीक है, उसके ऊपर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। ठीक है, अब सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन में आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आज समझो कि पानी का जो फ्लो होता है हमें पता है इट कम्स आउट फ्रॉम द हाइट h टू द ग्राउंड लेवल। ठीक है, हमेशा हाई लेवल से लो लेवल तक जाता है। ठीक है, फिर आपको सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करना है कि आज सपोज एक स्टीप है, ठीक है, या स्लोप है, तो स्लोप से पानी कैसे जाएगा, एंगल छोटा रखेंगे तो पानी का फ्लो कैसा रहेगा, उसकी स्पीड में क्या चेंज आएगा। अगर एंगल हम बड़ा रखते हैं, ठीक है, स्लोप है, ठीक है, जैसे हमने समझ लिया कि एक एंगल इधर लगाया, यहाँ से पानी का फ्लो या कुछ भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो क्या वेरिएशन आएगा अगर ये ऑब्जेक्ट में कुछ एंगल हम वेरिएशन करें तो। ठीक है, एंगल हम छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल हम बड़ा कर देंगे तो क्या रीजन आएगा, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर ना कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो पहला है कि ऑब्जर्वेशन लो कि आज कोई भी चीज़ थोड़ी हाइट से जा रही है तो कैसे जा रही है, थोड़ी ज़्यादा हाइट से जाएगी तो कैसे जाएगी, इसके ऊपर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स करने हैं आपको। उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग देना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मैं एंगल 20 रखती हूँ तो क्या वेलोसिटी होगी, एंगल 40 रखती हूँ क्या वेरिएशन आएगा। ठीक है, एंगल 60 रखेंगे तो क्या वेरिएशन आएगा। ठीक है, उस तरह से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपको देनी पड़ेगी कोई भी चीज़ आप स्टडी करते हैं XYZ। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब जो भी आपने डेटा है ना सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से या रीजनिंग से आपने मिक्स किए हैं या निकाली हैं, उनको क्लब कर देना है। क्लब ऑल द डेटा, मिक्स करो सारे डेटा को और एक मॉडल बनाओ। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग बनानी है। ठीक है, और नेक्स्ट इज़ अ प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आज हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता है। ठीक है, v = v0 + at। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी फाइन, अगर ये पार्टिकल समझो एक्सेलरेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही हो रहा है, तो पूछा गया है कि t टाइम पे बताइए उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, ये क्या होगा, प्रेडिक्शन।
अच्छा, एक बार मुझे फॉर्मूला मिल गया, ठीक है ना, मैथमेटिकल मॉडलिंग से हम क्या बनाते हैं एक्चुअली फार्मूला। समझो अगर मुझे फार्मूला मिल गया तो मुझे अगर दो डेटा पता है, वेलोसिटी पता है इनिशियल और एक्सेलरेशन पता है, तो क्या मैं वेलोसिटी एट सर्टेन टाइम इंटरवल बता सकती हूँ कि नहीं बता सकती हूँ? 2 सेकेंड के बाद क्या वेलोसिटी होगी, 4 सेकेंड के बाद क्या वेलोसिटी होगी, 6 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन तो कर पाओगे अगर मैं बोलूँ कि टी टाइम के बाद, ठीक है, इतनी वेलोसिटी होगी, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, होगी नहीं होगी आप निकाल के देखिए, ठीक है। टी की वैल्यू दे दी होगी, समझो कि पूछा हो कि 2 सेकेंड्स के बाद बताइए कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूं, सो दिस बिकम्स 2 इंटू 2 इंटू 2, सो दिस बिकम्स व्हाट 2 + 4 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। फाइन। अच्छा, क्या 6 मीटर पर सेकेंड है? ये क्या हुआ? अगर मैंने कहा कि 2 सेकेंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 6 होगी, दैट इज़ करेक्ट। अगर मैंने बोला हो 7 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो आपको फिर लास्ट में क्या करना है? प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन या फॉल्सिफिकेशन बोलिए, क्या वो थियरी, ये तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। हम थियरी इसकी भी बात कर सकते हैं इस बेसिस पे कि जो थियरी लिखी गई, ठीक है, उसके प्रेडिक्शन, उसका वेरिफिकेशन, उसका फॉल्सिफिकेशन, मीन्स वेरीफाई करना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक स्टेप्स हैं, मेथड्स हैं, ठीक है, जिससे ये करना ही पड़ेगा। देन ओनली यू कैन प्रिपेयर। थियरीज बनती हैं, लॉज बनते हैं, तो कैसे बनते हैं? ये सिस्टमैटिक मेथड है उसकी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेचर हैज़ मेड लॉज, है ना, नेचर ने क्या किया? लॉज ऑलरेडी बना दिए हैं, है कि नहीं, है ना। हम क्या करते हैं? उस लॉज को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, है ना। नेचर हैज़ मेड लॉज एंड वी आर स्टडिंग दिस लॉज एंड वी से दैट फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है। फाइन। फिजिक्स के द्वारा हम स्टडी करना चाहते हैं जो नेचर ने लॉज बनाए हैं वो कैसे हैं, करेक्ट हैं, ठीक है, इनकरेक्ट हैं, ठीक है। या देखो, नेचर ने जो भी बनाया होगा वो तो डेफिनेटली करेक्ट है, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स इज रिक्वायर्ड, यू कैन से इट इज़ अ किंग ऑफ साइंस, फाइन, किंग ऑफ साइंस टू स्टडी द नेचर, फाइन। नाउ साइंटिफिक मेथड क्या है? देखिए, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो कम से कम ये 4 स्टेप्स तो लिखने हैं आपको। क्या है साइंटिफिक मेथड? एक सिस्टमैटिक अटैम्प्ट है टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, वेरियस, एक नहीं, सारे नेचुरल फिनोमिना जो भी आपको पता है। देखो कितने नेचुरल फिनोमिनाज हैं, हम स्टडी करते हैं, ठीक है। पर कैसा स्टडी होना चाहिए? इन डिटेल, एज मच एज पॉसिबल, और जो नॉलेज हमें मिलता है, ठीक है, उसको प्रेडिक्ट करें, उसको मॉडिफाई करें एंड कंट्रोल द फिनोमिना, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं आप उसको स्टडी करिए, ठीक है। फिर उसको वो अपना जो आपने जो स्टडी किया है, ठीक है, उसको यूज़ करिए उस नॉलेज को टू प्रेडिक्ट, ठीक है, जो प्रेडिक्शन आ रहा है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करिए एंड कंट्रोल फिनोमिना में उसको ले आइए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यू नो, गैलीलियो, जब तक गैलीलियो नहीं था, ठीक है, तब तक जब पहले ज़माने में जैसे पोप वगैरह होते थे, ठीक है, तो उन्होंने उनके हिसाब से क्या होता था कि अर्थ जो है, मतलब बोलते हैं धरती हमारी माता है, ठीक है, उसको ही यूनिक मानते थे, ठीक है। और ऐसा बोलते थे कि जितने भी कंस्टेलेशंस हैं या प्लैनेट्स हैं वो धरती के आसपास मूव करते हैं, ठीक है। बट द गैलीलियो जब आए, ठीक है, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ फिजिक्स। उन्होंने क्या बताया? ऐसा नहीं है, अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व करती है, तो यूनिक कौन सा है, कौन सा मेन सिग्निफिकेंट है? सन, ठीक है। इसलिए उनको जेल हो गई थी ये स्टेटमेंट देने से, अदरवाइज ही वॉज वेरी करेक्ट। We know today itself also that all the planets are revolving around the sun, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक अटैम्प्ट था कि नेचुरल जो फिनोमिना हो रहा है, ठीक है, उसको स्टडी करें। अच्छा, करेक्ट है या नहीं है वो देखो, उन्होंने बताया था कि जैसे सन इज सुप्रीम, ठीक है, क्योंकि सन के आसपास ही सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। नहीं तो पहले क्या माना जाता था? नहीं, धरती के आसपास ही सब लोग इधर उधर कंस्टेलेशंस हैं या प्लैनेट्स है उसके आसपास मूव कर सकते हैं, जो इनकरेक्ट थी, ठीक है। सो फिज़िक्स आपको सिखाती है जो भी नेचुरल फिनोमिना है उनको स्टडी करें, वो नॉलेज गेन करें,
प्रेडिक्ट करें, मॉडिफाई करें और उसको कंट्रोल वे में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिजिक्स इज़ कंसिडर्ड टू बी द किंग ऑफ साइंस। ठीक है, फिजिक्स क्या है, सबसे ऊंचा है, किंग, और मैथमेटिक्स क्या है, क्वीन है। ठीक है, जैसे किंग को क्वीन के बगैर नहीं चलता, उसी तरह से फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, फिजिक्स अगर अच्छी तरह से जाननी हो तो मैथमेटिक्स आना चाहिए। ठीक है, ये मतलब ये नहीं है कि बायोलॉजी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और केमिस्ट्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट फिजिक्स is considered to be the king of science and mathematics is considered to be the queen of science। अच्छा, फिजिक्स को स्टडी करने के लिए उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, दो प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से, एक यूनिफिकेशन एंड एक है रिडक्शनिज्म। ठीक है। अच्छा, अब यूनिफिकेशन क्या होता है, वर्ड फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ यू कैन मेक आउट कि देखो फिजिक्स के अंदर बहुत सारे लॉज हैं। ठीक है, तो यूनिफिकेशन क्या कहता है कि हम ना कोई भी एक पर्टिकुलर लॉ से वेरियस फिनोमिना एक्सप्लेन कर सकें, मीन्स एक से अनेक। ठीक है, तो लॉ ऑफ जैसे ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशनल लॉ हमें क्या कहता है, ठीक है, वी से दैट F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो दो मासेस के बीच में हमेशा कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो दो मासेस के फोर्स, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अच्छा, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत जगह पे उसका एप्लीकेशन है। जैसे वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन व्हेन यू नो दैट द एप्पल इज फॉलिंग डाउन, इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, क्यों ऊपर नहीं गया, नीचे आया। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंड इज द रिवॉल्यूशन ऑफ द मून, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये सारे क्या है, सन के आसपास जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इट इज़ ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये सारे जो फिनोमिनाज हैं वो हम किस लॉ के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मीन्स एक से आप अनेक फिनोमिना को एक्सप्लेन करो, उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। ठीक है, सो दैट इज सेड टू बी अ यूनिफिकेशन। और दूसरा भी एक एग्जाम्पल है, देखिए यूनिफिकेशन का सेकेंड एग्जाम्पल, फाइन, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब ये लेंस लॉ है जो आपने पढ़ा नहीं है, बट ये सारे ये 12th में आएगा आपको। ठीक है, लेंस लॉ जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, दैट इज़ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मे भी आपको अभी ये फिनोमिनास की जानकारी ना हो, लेकिन ये चारों फिनोमिनास जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, ठीक है, ये सारे किस पर वर्कआउट करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज टिल यूनिफिकेशन। देन वी हैव रिडक्शनिज्म। अच्छा, अब रिडक्शनिज्म की बात करें, ठीक है, यूनिफिकेशन क्या बताता है, एक लॉ से अनेक फिनोमिना एक्सप्लेन करना। ठीक है, और रिडक्शन क्या बताता है कि जो मैक्रोस्कोपिक है, अच्छा, बिग सिस्टम को आप स्मॉलर सिस्टम में डिवाइड कर दें। ठीक है, ठीक है, 4 सिस्टम, सपोज मैंने एक बिग सिस्टम लिया। ठीक है, रिडक्शनिज्म फिर क्या होता है कि बिग सिस्टम जो मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रो मीन्स बिग, ठीक है, उसको ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले ए को स्टडी करो, फिर बी को, से आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ए को स्टडी करो, बी को स्टडी करो, सी को स्टडी करो एंड डी को स्टडी करो। ठीक है, तो ए को स्टडी करने से आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी कि बिग सिस्टम में क्या हो रहा है। जैसे एक बार मैं एग्जाम्पल दूँ आपको कि जनरेटर के अंदर, ठीक है, हम मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, है कि नहीं। जनरेटर्स जो बनते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो हम मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी स्टडी की, ठीक है, तो मैं इस मैग्नेट्स को कई और जगह पे भी यूज़ कर सकती हूँ, है कि नहीं। तो अगर मैंने इसका छोटा पार्ट भी स्टडी किया, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है कि बिग सिस्टम एक जनरेटर हो, ठीक है, तो जनरेटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर होता है, स्लिप रिंग्स होती हैं, मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, तो सपोज़ मैंने अगर मैग्नेट्स के बारे में स्टडी किया, ठीक है, तो मुझे मैग्नेट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ पता है। ठीक है, तो वो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी का नॉलेज मैं आगे भी कहीं जगह यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब बिग सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करना और वो छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करके आगे दूसरी जगह पे नॉलेज भी उसको यूज़ करना हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, एक हुआ यूनिफिकेशन एंड दूसरा क्या हो गया आपका, रिडक्शनिज्म। फाइन, सो व्हाट इज़ अ रिडक्शनिज्म, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं।
In physics, we also try to derive the properties of a bigger and the complicated system from the property and the interaction of its constituent simple parts. ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि एक बिगर सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में, सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जैसे A B C D. ठीक है, उस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन इन फिजिक्स. राइट. सो फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, ठीक है, रैंडमनेस जो आप बोलते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस होता है, ठीक है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, दे आर यूज टू डील विद द बल्क सिस्टम्स इन थर्मोडायनामिक्स. है ये क्या? छोटे छोटे पार्ट, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, और थर्मोडायनामिक्स क्या हो गया? बिग सिस्टम हो गया. तो बिग सिस्टम के अंदर ये छोटे छोटे पार्ट्स अगर हम स्टडी करते हैं तो ये छोटे छोटे पार्ट्स को हम आगे भी जाके, अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ मुझे पता है तो हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं? और फ्यूचर एडवांसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि जनरेटर के अंदर मैग्नेट्स यूज़ होते हैं. ठीक है, अगर मुझे मैग्नेट्स का प्रॉपर्टीज़ पता है तो मैं वो मैग्नेट्स को फ्यूचर एडवांसमेंट में कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फाइन. सो उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म. मीन्स कॉम्प्लेक्स थिंग्स को छोटे छोटे सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड करना, जैसे A B C D सिस्टम है, लाइक दिस. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स. नाउ इन द स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप मतलब, ठीक है, ये जो हम फिजिक्स स्टडी करते हैं, वेयर इट इज़ अप्लाइड. ठीक है, क्या स्कोप है उसका. ठीक है, तो फिजिक्स ने हमें काफ़ी अच्छा स्कोप दिया है, डिस्टेंस में, टाइम में, मासेस में. इसका मतलब ये है कि MLT दैट इज़ मास लेंथ टाइम के रेंज की बात करें तो फिज़िक्स कितनी बिगर डिस्टेंस तक जा सकता है? 10⁻26 मीटर जो यूनिवर्स के डिस्टेंसेस हैं. ठीक है, स्मॉलर डिस्टेंस कहाँ तक जाता है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एटम्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, 10⁻⁻15 मीटर. ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस की रेंज इतनी. ठीक है, मिनिमम कितनी? इतनी. ठीक है, तो ये क्या है? स्कोप है कि तुम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो फिजिक्स में इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, उसी तरह से टाइम का भी रेंज है कि 10⁻, कम से कम कौन सा टाइम हम मेजर कर सकते हैं, कौन से कम से ज़्यादा कितना टाइम हम मेजर कर सकते हैं, रेंज है, टाइम स्केल. ठीक है, दैट इज़ 10⁻⁻8 सेकेंड से लेके 10⁻22 सेकेंड्स तक हम उस रेंज तक हम उस मेजर कर सकते हैं टाइम. ठीक है, उसी तरह से मास 10⁻55 kg जो यूनिवर्स का मास है, 10⁻30 जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ 9.1 इंटू एक्चुअली 10⁻31. फाइन. सो दिस इज़ व्हाट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये क्या है? स्कोप ऑफ फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मासेस. अदरवाइज स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, दैट इज़ मैक्रोस्कोपिक, दैट इज़ लार्ज सिस्टम, एंड माइक्रोस्कोपिक, दैट इज स्मॉल सिस्टम. ठीक है, अब मैक्रोस्कोपिक लार्ज में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? जैसे मैकेनिक्स है. ठीक है, ये पूरा 11th स्टैंडर्ड में आपको फर्स्ट पार्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक है, दैट इज़ मैकेनिक्स, दैट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन विद कॉज एंड प्रॉपर्टीज़. फिर दूसरी ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स, ये भी हम 11th में स्टडी करते हैं. ठीक है, थर्मो मीन्स होता है हीट, डायनामिक मीन्स स्टडी ऑफ हीट विद कॉज एंड प्रॉपर्टीज़. मीन्स हीट का स्टडी करते हैं हम, इंजन्स पढ़ते हैं, उनके एफिशिएंसीज पढ़ते हैं, कैलोरीमीटर इसके अंदर आता है. ठीक है, सो थर्मोडायनामिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ, ये हम पूरा पार्ट 11th के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर सब करंट आता है, इलेक्ट्रॉन मोशन आता है, कूलम्स लॉ आता है, किरचॉफ्स लॉ आता है. ठीक है, बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक पूरा यूनिट है. ठीक है, जो आप 12th में पढ़ते हैं. फिर ऑप्टिक्स, ठीक है, विच इज़ रिलेटेड टू द लाइट. ठीक है, जैसे आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, मिरर्स, टेलीस्कोप, आई. ठीक है, ऑल दिस कम अंडर व्हाट? ऑप्टिक्स, है ना. टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप्स है. ठीक है, ये हम सब किस में स्टडी करते हैं? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट. ठीक है, ऑप्टिक्स, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? मैक्रोस्कोपिक लेवल में. ठीक है, माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल. वी डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्मॉल पार्टिकल, है ना, माइन्यूट पार्टिकल लाइक एटम, न्यूक्लियाई, उससे भी छोटा. ठीक है, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं. ठीक है, स्मॉल सिस्टम्स को जनरली हम क्या बोलते हैं? क्वांटा, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, क्वांटा. ठीक है, दैट इज क्वांटम फिजिक्स. ठीक है,
अच्छा, फिर आता है आपका एक्साइटमेंट इन फिज़िक्स। अच्छा, फिज़िक्स हमें क्यों अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, फिज़िक्स बिकम्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज ऑफ इज यूनिवर्सलिटी, ठीक है। जो चीज़ आप फिज़िक्स में पढ़ते हो वो कोई भी ब्रांच आपको नहीं बता सकती, ठीक है। फिज़िक्स इतना पावरफुल है, इसलिए उसको किंग ऑफ साइंस बोला जाता है, ठीक है। उसकी हम थियोरीज पढ़ते हैं, उनके कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, लॉस पढ़ते हैं, ठीक है। और वो आपको जो कंसेप्ट्स हैं, थियोरीज हैं, लॉज हैं, वो आपको हेल्प करते हैं नेचर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। सो इट कवर्स अ वेरी लार्ज रेंज ऑफ इवन फिजिकल क्वांटिटीज़। जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ आप फिज़िक्स में स्टडी करते हो, दूसरी आपको फिज़िक्स साइंस की कोई भी ब्रांच आपको हेल्प नहीं करती है, ठीक है। दूसरा, इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। और नेचर के अंदर जो भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है, आपको फिज़िक्स हेल्प करती है हर एक चीज़ को स्टडी करने में। देखिए फिज़िक्स कहाँ नहीं है, ठीक है, हर जगह पे आप चेक करें, फिज़िक्स सब जगह पे है। फिज़िक्स इज़ अप्लाइड एवरीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ द फिजिकल लॉज फॉर सेवरल न्यू इन्वेंशंस, ठीक है। आज हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा जैसे, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखिए हम 7th 8th से पढ़ते हैं, जो लास्ट में 12th स्टैंडर्ड के बाद भी, ठीक है, आपको वेरियस फिनोमिनाज ऐसे हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं। जैसे अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं पता होता तो हमें ये नहीं पता लगता कि किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। द मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑल्सो ऑबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जो फिज़िकल लॉज के एप्लीकेशन देता है और ये हेल्प करता है कि हम कुछ न्यू इन्वेंट कर सकें, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्साइटमेंट in branch of physics, fine, and this is very much helpful to study the secrets of nature.